हे गाइस, दिस इज योर शंकर ठाकुर और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। द सेंटेंस नॉट ए प्रॉब्लम। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पे मेरा ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुके हैं और इसी टॉपिक पर आने वाले सारे वीडियोस को समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। सेंटेंस है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। क्या इस वाक्य को आप आसानी से बना पा रहे हैं? अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। और अंत में आपको है ना, मैं वादा करता हूं कि इससे भी कठिन कठिन वाक्य को आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है द सेंटेंस। इसको पढ़ते हैं सेंटेंस, जबकि आम आदमी इसको पढ़ता है सेंटेंस। तो आपको दिख रहा होगा जहां पे टिक लगा है वो है करेक्ट और जहां क्रॉस किया हुआ है वो है रॉन्ग। इसलिए आप जब भी पढ़े तो आप जब भी इस वीडियो को देखें तो जहां भी क्रॉस होगा वहां उसको नहीं पढ़ेंगे और जहां पे टिक लगा होगा उसी को आप पढ़ेंगे। तो हम सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन दिखाना चाहते हैं। तो देखिए ये डेफिनेशन आपके सामने है। A sentence is a group of words that makes complete sense। अर्थात शब्दों का समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ होता है तो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। तो समझिए शब्दों का समूह। तो जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, with a spoon, with a spoon। इसमें 3 शब्द है with a spoon और तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या ये सेंटेंस हो जाता है? तो अर्थ तो है लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ना होगा। तो देखिए मैं सब्जेक्ट और वर्ब जोड़कर कैसे बनाता हूं। तो देखिए आप यहाँ पे I eat with a spoon, I eat with a spoon। मैंने इसमें जोड़ दिया I eat। इसका मतलब हो गया मैं खाता हूं चम्मच। ये कंप्लीट अर्थ निकल गया। तो ये जो हो गया I eat with a spoon, ये सेंटेंस हो गया और with a spoon ये सेंटेंस नहीं। ठीक है। तो इसमें भी आपको एक वर्ड आपको दिखेंगे with, जिसको हम लोग आम भाषा में पढ़ते हैं with। ठीक है ना। इसलिए आप सारे जो वर्ड जो हाईलाइटेड है उसको आप देखिए और समझने की कोशिश करें। तो सेंटेंस में हमने पढ़ा कि शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि शब्द क्या है, वर्ड क्या है? तो वर्ड के लिए इसके भी एक डेफिनेशन है, a combination of vowels and consonants used together to mean something is called a word। आपको समझ में आया? यानी कि अक्षरों का समूह जिसमें वावल्स भी होंगे और कॉन्सोनेंट्स भी होंगे और मिलाने के बाद उसमें कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो तो वो कहलाएगा आपको वर्ड। ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ लेटर्स लिखे हैं, देख लीजिए कुछ लेटर्स आपके सामने होगा। पहला लेटर है ए, दूसरा लेटर है ई, तीसरा लेटर है टी। ए ई वावल्स हो गया और टी कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है। और दूसरा जो नीचे है ए है वावल, सी है कॉन्सोनेंट, टी है कॉन्सोनेंट। और तीनों को मिलाने पर क्या कोई आपको अर्थ निकल के दिखाई देता है क्या आपको? तो आपको कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसलिए ए ई टी कोई वर्ड नहीं हुआ। इससे अगर वर्ड बनाना हो तो हो जाएगा ई ए टी। इसका मतलब हुआ खाना, तो ये वर्ड हो गया। ए सी टी वर्ड नहीं हुआ। सी ए टी अगर बोलते हैं इसमें अर्थ निकलता है तो ये हो गया आपका वर्ड। इसलिए जो आपको क्या कहते हैं वर्ड दिया हुआ है आपके सामने दिख रहा होगा ए ई टी और ए सी टी, ये वर्ड नहीं है, जस्ट ए ग्रुप ऑफ लेटर्स है। इसमें सेंस नहीं आ रहा है इसलिए वर्ड नहीं कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया वर्ड किसे कहते हैं।
ऐसे ऐसे वर्ड को जब मिलाते हैं तब सेंटेंस होता है। इसलिए सेंटेंस को समझने के लिए आपको सेंटेंस के फीचर्स को, इसकी विशेषता को देखना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सी चीज पाए जाते हैं। बेसिक फीचर ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का जो बेसिक यानी कि आधारभूत कौन कौन से है ना विशेषताएं होती है उनको जानेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कोई सेंटेंस आपके सामने आता है उसमें कौन कौन सा चीज है और किस चीज को कहाँ रखा जाता है, तब जाकर आप एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या चाहिए। तो पहला हमारे पास आ रहा है कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंटेंस में आपको पहला होना चाहिए कंप्लीट सेंस, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है उसका एक पूर्ण अर्थ होना चाहिए। अगर पूर्ण अर्थ नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। पहला फीचर। दूसरा देखिए, स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, तो ये जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला जो है ना लेटर होता है, लेटर वो बड़ा से होता है, उसको अंग्रेजी में कैपिटल कहते हैं, और स्मॉल नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि वाक्य के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में या तो फुल स्टॉप होगा या नोट ऑफ इंटरोगेशन होगा या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। ठीक है, ये दाना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होगा तो क्या कहते हैं फुल स्टॉप होगा, इंटरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। यू अंडरस्टैंड इट? ये होना बहुत जरूरी है। और चौथा है कि कोई भी सेंटेंस को क्या कहते हैं इसकी एक स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर में बैठाया जाता है। दुनिया के कितना ही बड़ा बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, जैसे मैंने आपको शुरू में बता रखा है चाचा ने चाची की चक्कर होना, वैसे बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे आपको, लेकिन सबका एक स्ट्रक्चर होता है। अगर उस स्ट्रक्चर पर आप बैठा देंगे तो सारे सेंटेंस आसानी से बन जाते हैं। देखिए, तो सेंटेंस का पहला होता है सब्जेक्ट, यानी पहले शुरू में सब्जेक्ट डालते हैं, जिसको हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट यानी कर्ता शुरू में होता है। उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट में लिखा है, यानी ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों ही रह सकता है या दोनों में से कोई एक रह सकता है। तो ये हुआ एक स्ट्रक्चर। तो आप याद रख लीजिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि एक सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो फिर प्रश्न आता है कि सब्जेक्ट होता क्या है? तो सब्जेक्ट को अंग्रेजी में सब्जेक्ट होता है, हिंदी में उसको कर्ता कहते हैं। अब कर्ता कहते किसे? तो उसके लिए भी मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया है, आप उसको देख सकते हैं, फ्लैश हो रहा होगा। अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अर्थात जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, हमने किसी के बारे में बात करा, राम के बारे में बात करा, तो राम हो गया सब्जेक्ट। या आप दूसरा वाक्य देख लीजिए, मैं बोल सकता हूं कि he treats the patient, he treats the patient, वह क्या कहते हैं रोगी को देखता है। तो यहाँ पे वो क्रिया कर रहा है। तो आप कहोगे भाई आपने पहले बताया कि जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ तो वो क्रिया कर रहा है। तो फिर और में मैंने लिखा है one who does any action is called subject, या जो क्रिया को करता है, जो काम को करता है उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। तो या तो दोनों मिला लीजिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट हुआ, या जो क्रिया करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो आप हिंदी में लिख सकते हैं आराम से, एक व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं, या एक व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है या अंजाम देता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट में क्या होगा? नाउन्स होते हैं और उसमें प्रोनाउन होता है। बस दो ही चीज होता है सब्जेक्ट में, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं,
लेकिन फिर भी आपके है ना क्या कहते हैं आसानी के लिए मैं दे रखा हूं, देख लीजिए। पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस, नेम और थिंग, ये सब चीजें होंगी। जैसे पर्सन में बॉय, एनिमल में काउ, बर्ड में पैरट और प्लेस में स्क्यू, नेम में राम, थिंग में पेन। और ये हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में, या प्रोनाउन नाउन में देखेंगे तो आई माने मैं, वी माने हम लोग, यू माने तुम लोग, ही माने वह, सी माने वह स्त्री के लिए, इट माने यह और वह निर्जीव के लिए, और दे माने वो लोग। यही प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है और यही नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन का दूसरा चीज सब्जेक्ट में नहीं होगा। तो आप दिमाग लगा कर रखिए कि जब भी कोई सेंटेंस होगा तो इसी में से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके पास रहेगा, ठीक है। अब पहला मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट होता है, दूसरे में वर्ब। तो वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, और वर्ब डिनोट्स एक्शन और बीइंग और पोसेशन। अर्थात जिस शब्द से किसी काम के करने होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये आपके दिख रहा होगा, देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा वर्ब, अर्थात जिससे कुछ काम करने होने का बोध हो गया, तो वर्ब हो गया। क्लियर हो गया आपको? तो वर्ब में क्या होता है? ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। वर्ब के भी काइंड्स होते हैं, इसके बाद वीडियो लेके आएंगे तो उसको बताएंगे कितने काइंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल समझिए, एक वर्ब होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब में है ना दो सेक्शन उसके कर सकते हैं आप, हेल्पिंग और मेन। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब को, ऑक्सिलियरी वर्ब को दो हिस्से में आप बांट सकते हैं, हेल्पिंग और मेन। जैसे हेल्पिंग में इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग होगा। और मेन में हो गया जिसके अंत में ना लगा हो, खाना, जाना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो हो गया माने एक मेन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग। लेकिन कभी कभी आपको दिख रहा होगा जो इज, एम, आर है वो मेन वर्ब भी हो जाता है। कब? जब वो वाक में सिंगल होता है, उसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं होता, तो वो मेन वर्ब हो जाता है। एग्जांपल देखिए, राम इज टॉल, तो यहाँ पे इज सिंगल है सेंटेंस में, इसलिए इज जो हो गया मेन वर्ब हो गया। और राम इज ईटिंग, यहाँ पे इज के साथ ईट है, इसलिए इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, और क्या कहते हैं ईटिंग जो हो गया मेन वर्ब हो गया। तो इसीलिए ऑक्सिलियरी वर्ब को हेल्पिंग और मेन वर्ब में बांटा जाता है। तो मेन वर्ब के पहले रहता है, मैं जब भी क्या कहते हैं हेल्प, ये ई से मार हो गया, आप समझ लीजिए कि जब मेन वर्ब के पहले रहता है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और बिना मेन वर्ब का होता है, चाहे किसी दूसरे वर्ब के साथ नहीं रहता है, अकेले रहता है, तो वो हो जाता है मेन वर्ब। तो आप आराम से आप देख सकते हैं वो फ्लैश कर रहा होगा, ठीक है। अब बात आई ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? तो कर्म करने के लिए आपको फिर इसका डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ फ्लैश हो रही होगी। एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। अर्थात जिस व्यक्ति और वस्तु के ऊपर क्रिया होता है उसे ही हम कर्म करते हैं। जैसे अगर हम आपको पीट रहे हैं, तो पीटने का काम किस पे हो रहा है? आपके ऊपर अगर हो रहा है तो आप हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। मैं रोटी खा रहा हूँ, खाना क्रिया है, तो क्रिया किसके ऊपर हो रहा है? रोटी के ऊपर हो रहा है, तो रोटी हो गया ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया? तो ऑब्जेक्ट में भी आपके पास क्या होगा? नाउन्स होंगे और प्रोनाउन होगा। नाउन और प्रोनाउन होगा। अब नाउन में तो वही रहेगा जो सब्जेक्ट वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रोनाउन में आप देखिए उसकी क्या कहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। केस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप देखिए मैंने लिख रखा है, सर फ्लैश हो रखा होगा आपके सामने, उसमें है ना मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, यही ऑब्जेक्ट होगा एज अ प्रोनाउन, ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया। नाउन में वही होगा और प्रोनाउन में यही सब रह सकता है। आई नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट के रूप में, और वी नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट के रूप में, ही नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, दे नहीं हो सकता, ठीक है। ये मी ही होगा, अस ही होगा, यू ही होगा, हर होगा, हिम होगा और देम ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो बात आती है कि ऑब्जेक्ट के कितने काइंड्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के क्या कहते हैं, दो काइंड्स होते हैं। एक
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट होता है, और जो सजीव होता है वो क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना? तो जब भी जैसे एग्जांपल देखिए, आई ईट राइस, मैं राइस खाता हूं, तो राइस क्या हो गया? ये निर्जीव हो गया, तो ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या कहते हैं? आई बीट राम, मैं राम को पीटता हूँ, तो यहाँ पे राम को मैं पीट रहा हूँ, तो राम क्या है? सजीव है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इतना स्पष्ट हो गया? तो एक चीज और भी है कि ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, क्या और किसे से प्रश्न पूछिए तो आपको ऑब्जेक्ट पता हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ आई ईट राइस, तो मैं क्या खाता हूं, तो क्या से जो उत्तर मिलता है राइस, यही हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और दूसरा देखिए, मैं पीटता हूँ राम को, तो मैं किसे पीटता हूँ? चाहे मैंने किसको मारा, ठीक है, चाहे मैं किसको मारता हूँ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? उत्तर आता है राम, तो राम हो जाएगा तुम्हारा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस ऑब्जेक्ट के लिए यही दो चीज से हम लोग प्रश्न पूछना पड़ता है। और एक चीज और बता दें आपको, जब भी एक सेंटेंस में, पहले तो सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, और कहीं कहीं सब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो जाए, तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि पहले आपको डालना पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में डालना पड़ेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात दिमाग में आप रखिए, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आगे कष्ट ना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। पूरक को जानने के लिए भी इसकी भी एक डेफिनेशन देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड फ्रेज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। अर्थात एक शब्द या वाक्यांश जो जरूरी होता है वाक्य के अर्थ को पूरा करने में, उसे ही हम पूरक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो। तो पूरक में क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा? तो कॉम्प्लीमेंट में रहता है एज एक्टिव और एडवर्ब। हम लोग इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं होता, एज एक्टिव। और दूसरा रहेगा क्या चीज आपके पास? एडवर्ब। दो ही चीज पढ़ाया रहता है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं, एज एक्टिव और एडवर्ब। तो एज एक्टिव में से टॉल, देखिए टॉल है, फेमस, फनी, ब्यूटीफुल और हैंडसम। यहाँ पे दो वर्ड को मैं बताऊंगा, जिसे आप देखिए ब्यूटीफुल, ब्यू पर जोर लगा के पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल। और देखिए हैंडसम, हैंडसम नहीं होता, हैंडसम, ये सब एडजेक्टिव है। और एडवर्ब में देखिए टुडे, tomorrow, yesterday, here, there, ये है एडवर्ब। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए आप। हम लोग क्या पढ़ते हैं? टुडे पढ़ते हैं, टुडे नहीं होता, टुडे। हम लोग पढ़ते हैं टुमारो, टुमारो नहीं होता, टुमारो। और हम लोग पढ़ते हैं यस्टरडे, यस्टरडे नहीं होता, यस्टरडे। और हम लोग पढ़ते हैं हेयर, हेयर नहीं होता, हियर। और नीचे पढ़ते हैं देयर, तो देयर नहीं होता, देयर होता। तो ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप एक सेंटेंस देख लीजिए इसके ऊपर, he is tall। तो यह टॉल क्या है? एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो is, ये हो गया सब्जेक्ट, is हो गया वर्ब, और टॉल क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, he will come here, he will come here। तो he हो गया सब्जेक्ट, will come हो गया वर्ब, और here क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब में ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर नीचे आइए, he is very tall। he हो गया सब्जेक्ट, is हो गया वर्ब, very tall, very हो गया एडवर्ब, टॉल हो गया एडजेक्टिव। ये दोनों हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वाक्य में कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट साथ साथ हो सकता है। तो ये हुआ सेंटेंस का बनावट, स्ट्रक्चर, जिसपे हम भारी से भारी सेंटेंस को आसानी से बिठाकर, है ना, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको फिर जो शुरू में बताए थे सेंटेंस, उसकी हम आपको अंग्रेजी बताते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा जो सेंटेंस मैंने शुरू में पढ़ा था आपको। ठीक है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये मैंने पढ़ा था। अब आपको देखिए कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है।
तो चंदू के चाचा ने, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, चंदू के चाची को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये सजीव है। चांदनी चौक पर, चांदी रात में, चांदी की चम्मच से, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। और चटनी हो गया ऑब्जेक्ट। ये चटनी निर्जीव हुआ, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और चटाई कौन सा हो गया? ये हो गया वर्ब। अब इसको बैठा देना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से या कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से, तो ये सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा टेंस क्या क्या कहते हैं लोचा होगा तो टेंस आप पढ़ लेंगे या हम पढ़ा देंगे आपको, तो फिर आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए मैंने बनाया, सब्जेक्ट लिखा चंदूज अंकल, लिख चंदूज aunt sauce with a silver spoon at Chandni Chowk in the moonlit night। ठीक है, तो ये देखिए आपको सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत हुआ इसको बनाने में? चलिए आपको एक और एक्स्ट्रा सेंटेंस बना के बताते हैं। ठीक, तो दूसरा सेंटेंस देखिए, छपरा के छब्बू के छप्पर, छुंदर 6 दिन से छुछुआ रहे थे। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं, ये भी आपको लगेगा कि भाई कैसे बनेगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है। बस आप देखिए सब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट किधर है, वर्ब किधर है, कॉम्प्लीमेंट किधर है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, छुंदर ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, छुछुआ रहे थे ये हो गया वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट निकल गया, वर्ब निकल गया। और छपरा के छब्बू के छप्पर पर 6 दिन से ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, तो देखिए मैं लिख दिया 6 moles had been squeaking, तो had been squeaking वर्ब हो गया। और कॉम्प्लीमेंट क्या? on छब्बूज roof at छपरा for 6 days। कैसे आसानी से बन गया। तो इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कौन चीज कहाँ पे है। जब तक आपको पता ना होगा तब तक आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को सही ढंग से बना नहीं। ठीक है, तो अब बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और क्या कहते हैं शेयर करिए। ठीक है, दिस इज योर संकट हार्ट।